2015 की गर्मियों में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मध्य क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक सूखा पड़ा। ये इलाका, जो कभी अपने विशाल आम और लीची के बागों के लिए प्रसिद्ध था, अब भून देने वाली ए तूफान गर्मी में डूबा हुआ था। जमीन में दरारें पड़ गई थीं, जैसे कछुए का खोल हो। धान के खेत जलकर पीले हो गए थे और पेड़ पौधे मुरझा गए थे। देवीपुर गांव में, जो सबसे बुरी तरह प्रभावित जगहों में से एक था, लोग अपनी आंखों के सामने अपनी फसलों को मरते हुए बेबसी से देख रहे थे। एक असफल फसल और सिर पर मंडराते अकाल की चिंता हर धूप और हवा से तपे हुए कठोर चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद बचे हुए गंदे तालाबों और पानी के गड्ढों पर टिकी थी। उनमें से एक गांव के आखिर में स्थित तालाब था। एक ठहरा हुआ तालाब, जिसमें कोई बहाव नहीं था, पानी साल भर रुका रहता था और जिसे प्रदूषित माना जाता था। लेकिन धरती और आकाश की इस प्यास में वही उनका उद्धार बन गया था। 3 जून 2015 को गांव के कुछ परिवारों ने मिलकर एक शक्तिशाली पानी का पंप खरीदा, इस उम्मीद में कि वे अपनी मरती हुई सब्जियों की क्यारियों को सींचने के लिए तालाब में बचे हुए थोड़े से पानी को निकाल सकेंगे। पंप पूरी दोपहर गरजता रहा, गंदे पीले पानी को किनारे पर खींचता रहा। तालाब का जलस्तर तेजी से नीचे चला गया, जिससे एक मोटी काली कीचड़ की परत सामने आ गई, जिससे एक असहनीय बदबू उठ रही थी। जब सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था, तो पंप के पास खड़े एक किसान ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ी। किनारे से लगभग 10 मीटर दूर कीचड़ के बीच से एक अजीब सी चीज निकली हुई थी, जो कीचड़ में उल्टी गड़ी 2 छोटी सफेद डंडियों जैसी लग रही थी। ये क्या बकवास है, वो बुदबुदाया। पास खड़े एक दूसरे आदमी ने देखा और हंस पड़ा। अरे, किसी के घर का फेंका हुआ प्लास्टिक का गुड़िया होगा। आजकल के बच्चे खेलते हैं और फिर कहीं भी फेंक देते हैं, लगा पता नहीं क्या है। डरा ही दिया था। सभी लोग इस व्याख्या से सहमत हो गए। एक ग्रामीण इलाके में लोगों का पुरानी टूटी फूटी चीजों को तालाबों और झीलों में फेंकना बहुत आम बात थी। उन्होंने इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया और अंधेरा होने तक अपना काम करते रहे। अगली सुबह 4 जून को गांव का एक और निवासी, रमेश कुमार, अपना पंप लेकर फिर से तालाब पर काम जारी रखने के लिए आया। थोड़ी देर पंप चलाने के बाद जब पानी का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर और नीचे चला गया, तो रमेश ने कल वाली जगह के पास एक और अजीब चीज देखी। इस बार लगभग 1 मीटर लंबी एक नीले रंग की रस्सी कीचड़ की सतह पर तैर रही थी। उत्सुकतावश रमेश ने एक लंबा बांस लिया और रस्सी को किनारे के पास खींच लिया। रस्सी को पकड़कर खींचने पर उसे ये बहुत भारी लगी, जैसे कि ये किसी बहुत बड़ी चीज से बंधी हो, जो गहरी कीचड़ के नीचे दबी हुई थी। लगता है किसी ने यहां एक बड़ा पत्थर फेंक दिया है, उसने मन में सोचा। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पास के खेतों में काम कर रहे कुछ पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाने पर मजबूर कर दिया। 4-5 तगड़े आदमियों ने मिलकर रस्सी को पकड़ा और जोर लगाकर खींचने लगे। रस्सी किसी तार की तरह तन गई। उनके जोर से वो भारी वस्तु धीरे धीरे गाढ़ी कीचड़ से ऊपर खींचने लगी, और फिर जब वो वस्तु किनारे के पास खींची गई, तो वहां मौजूद सभी लोग एक साथ दहशत में चीख पड़े। जो चीज उन्होंने अभी अभी खींची थी, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था। रस्सी के दूसरे सिरे से एक छोटी बच्ची का शव कसकर बंधा हुआ था। बेचारी बच्ची सर्दियों के फीके पड़ चुके कपड़ों में लगभग 50 किलो के एक बड़े ग्रेनाइट के पत्थर से कसकर बंधी हुई थी। इसी पत्थर ने उसके शरीर को इतने लंबे समय तक तालाब की तलहटी में डुबोए रखा था। वे छोटे पैर जो लोगों ने कल देखे थे, जिन्हें उन्होंने एक गुड़िया का समझ लिया था, वास्तव में उसी बच्ची के थे। सभी लोग सन्न रह गए। उनके चेहरों पर खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। ये दृश्य बहुत ही भयानक था। एक बच्चे की इतनी भयानक मौत कैसे हो सकती है? कुछ कमजोर दिल वाली औरतें जोर जोर से रोने लगीं। रमेश, जिसने सबसे पहले ये देखा था, मैं कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और स्थानीय पुलिस को सूचित किया।
एक सूखे तालाब के नीचे एक बच्चे का शव मिलने की खबर देवीपुर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे एक भयानक सनसनी फैल गई। केवल 15 मिनट बाद देवीपुर पुलिस और प्रतापगढ़ जिले की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल को तुरंत एक कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। सैकड़ों जिज्ञासु ग्रामीण चारों ओर जमा हो गए, डर और सदमे में फुसफुसा रहे थे। प्रतापगढ़ जिला पुलिस के नेतृत्व ने घटनास्थल का सीधे निरीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये एक सामान्य डूबने का मामला नहीं था, ये एक हत्या का मामला था। एक बच्चे के शरीर से इतना भारी पत्थर बांधकर उसे तालाब में डुबोना एक जानबूझकर किया गया कृत्य था। हत्या करने और सबूत मिटाने का एक क्रूर इरादा। जब फोरेंसिक टीम शव की प्रारंभिक जांच कर रही थी, तभी एक तेज नजर वाले जासूस ने एक और अप्रत्याशित सुराग देखा। तालाब के एक कोने में, जहां बच्ची का शव मिला था, उससे लगभग 20 मीटर की दूरी पर कीचड़ वाले पानी से एक और अजीब वस्तु निकली हुई थी। ये गहरे हरे रंग की आयताकार थी, जो किसी वाहन की छत जैसी लग रही थी। ये संदेह करते हुए कि इस मामले में और भी जटिलताएं छिपी हो सकती हैं, घटनास्थल के कमांडर ने एक साहसिक निर्णय लिया और हर हाल में इस तालाब का पूरा पानी खाली किया जाए। आदेश दिया गया और काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। 4 और पंप लाए गए। घंटों तक मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। तालाब का पानी तेजी से नीचे चला गया और वो अजीब वस्तु भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह एक बिजली से चलने वाले ई-रिक्शा का ऊपरी हिस्सा था। इस तरह के वाहन का इस्तेमाल लोग आमतौर पर आने जाने या हल्का सामान ढोने के लिए करते हैं। जब तालाब का पानी लगभग पूरी तरह से खाली हो गया और केवल गाढ़ी कीचड़ बची, तो पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकाला। वाहन लंबे समय तक पानी में डूबा रहा था। पूरा शरीर कीचड़ और काई से ढका हुआ था और जब वाहन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला गया तो सभी के सामने एक और भयानक दृश्य सामने आया। वाहन के अंदर सिकुड़ी हुई अवस्था में एक महिला का शव था। शव बुरी तरह से सड़ चुका था, सूज गया था और विकृत हो गया था, जिससे एक तेज दुर्गंध आ रही थी। पीड़िता की उम्र 30 के पार होने का अनुमान था। अजीब बात यह थी कि पीड़िता के शरीर पर केवल सर्दियों वाली एक थर्मल पैंट थी। इसके अलावा कोई शर्ट या अंडरगारमेंट नहीं था। पूरा घटनास्थल सन्नाटे में डूब गया। ये दहशत और आक्रोश का सन्नाटा था। अब उनके पास एक नहीं बल्कि 2 पीड़ित थे, एक छोटी बच्ची और एक महिला। बहुत संभव था कि वे मां बेटी थीं। उनकी हत्या कर दी गई थी और फिर पूरे वाहन के साथ तालाब की तलहटी में फेंक दिया गया था। प्रतापगढ़ जिला पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल पर बुलाए गए। जांच बहुत सावधानी से की गई। उन्होंने ये निर्धारित किया कि ये तालाब केवल शवों को ठिकाने लगाने की जगह थी। आसपास के क्षेत्र में किसी संघर्ष या हाथापाई के कोई निशान नहीं थे। बहुत संभावना थी कि मां बेटी की हत्या कहीं और की गई थी। फिर हत्यारे ने उनके शवों को यहां वाहन के साथ लाकर अपराध को छिपाने के लिए फेंक दिया। ये अपराध एक ऐतिहासिक सूखे के कारण उजागर हुआ था। लेकिन इन 2 अभागी पीड़ितों की पहचान क्या थी? वो क्रूर हत्यारा कौन था और इस भयानक पारिवारिक त्रासदी का कारण क्या था? ये बड़े सवाल जांच टीम के दिमाग पर भारी पड़ रहे थे। डीएसपी विक्रम सिंह, प्रतापगढ़ जिला पुलिस के क्राइम ब्रांच प्रमुख, जो सीधे इस मामले का नेतृत्व कर रहे थे, तालाब के किनारे खड़े होकर उन 2 शवों को देख रहे थे, जिन्हें फोरेंसिक कर्मचारी धीरे धीरे बॉडी बैग में रख रहे थे। उनका चेहरा सख्त हो गया। वो जानते थे कि वे एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण मामले का सामना कर रहे थे। हत्यारे ने इस गंदे तालाब को ठिकाने लगाने की जगह के रूप में चुनकर बहुत सावधानी से योजना बनाई थी। एक ऐसी जगह जहां अगर ये सूखा न पड़ता तो शायद ये रहस्य हमेशा के लिए गहरी कीचड़ के नीचे दफन रहता। उन्होंने अपने एक अधीनस्थ को बुलाया। उनकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। लीडर को रिपोर्ट करो। स्थिति शुरुआती जानकारी से कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 शव हैं। एक लगभग 3 से 4 साल की बच्ची और एक 30 साल से ऊपर की महिला, जिन्हें एक ई-रिक्शा के साथ तालाब में फेंका गया था। दोनों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है।
ये जांच बहुत मुश्किल होने वाली है। घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद दोनों पीड़ितों के शवों को भारी खामोशी के बीच प्रतापगढ़ जिला फॉरेंसिक केंद्र ले जाया गया। यहां शीर्ष फॉरेंसिक विशेषज्ञों के निर्देशन में विस्तृत शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण कक्ष की ठंडी रोशनी जीवनहीन शरीरों पर हर दुखद विवरण को स्पष्ट रूप से रोशन कर रही थी। शव परीक्षण के परिणामों ने पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए, जिसने मौत के कारण के बारे में प्रारंभिक धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। दोनों पीड़ितों के फेफड़ों में न तो पानी था, न कीचड़ और न ही कोई बाहरी वस्तु। ये एक स्पष्ट संकेत था कि उनकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में, मां बेटी को तालाब में डुबोए जाने से पहले ही मार दिया गया था। मौत का असली कारण खोपड़ी पर मिला। मां और बेटी दोनों की खोपड़ी के पिछले हिस्से में गंभीर फ्रैक्चर थे। फॉरेंसिक डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि ये चोट किसी भारी कठोर वस्तु से पीछे से जोर से वार करने के कारण हुई थी, जिससे गंभीर मस्तिष्क की चोट लगी और लगभग तुरंत मौत हो गई। हत्यारे ने बहुत क्रूरता और निर्णायक रूप से वार किया था। पीड़ितों को बचाव का कोई मौका नहीं दिया था। नरम ऊतकों के सड़ने की डिग्री और लंबे समय तक पानी के वातावरण के प्रभाव में हड्डी की संरचना में परिवर्तन के आधार पर विशेषज्ञों ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया, जो जांच टीम के लिए एक झटका था। मां बेटी की मौत का समय कुछ हफ्ते या एक महीना पहले नहीं, बल्कि लगभग आधा साल पहले का था, जो नवंबर के अंत या दिसंबर 2014 की शुरुआत का समय था। इसका मतलब था कि ये भयानक अपराध 6 महीने तक छिपा रहा और केवल प्रकृति की कठोरता के कारण पूरी तरह से संयोग से उजागर हुआ। मां की पोशाक के बारे में अजीब विवरण, केवल सर्दियों की थर्मल पैंट पहनना और कोई शर्ट या अंडरगारमेंट न होना भी दर्ज किया गया। यौन उत्पीड़न के संकेतों की जांच के लिए नमूने लिए गए। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी स्वीकार किया कि शव के इतने लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण वीर्य के निशान मिलने की संभावना बहुत कम थी। जबकि फॉरेंसिक काम चल रहा था, एक और टीम ई-रिक्शा की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वाहन को जिला पुलिस की तकनीकी कार्यशाला में ले जाया गया। कीचड़ की परत को साफ किया गया और सावधानी पूर्वक जांच की गई। हालांकि इससे ज्यादा सुराग नहीं मिले। यह एक पुराना चीनी मॉडल था, जिसमें कोई स्पष्ट चेसिस या इंजन नंबर नहीं था। वाहन का पिछला हिस्सा खाली था। कोई भी व्यक्तिगत सामान नहीं बचा था। आधे साल तक पानी में डूबे रहने से उंगलियों के निशान या जैविक नमूनों जैसे लगभग सभी सूक्ष्म सबूत नष्ट हो गए थे। जांच लगभग तुरंत ही एक गतिरोध पर पहुंच गई। जांच टीम के पास 2 लोगों की एक अत्यंत क्रूर हत्या का मामला था, लेकिन उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी, पीड़ितों की पहचान। पीड़ितों की पहचान जाने बिना वे सामाजिक संबंधों का पता नहीं लगा सकते थे, संदिग्धों को सीमित नहीं कर सकते थे या हत्या का मकसद नहीं खोज सकते थे। ये मामला बिना किसी सवाल के एक गणित की समस्या जैसा था, एक पेड़ जिसकी जड़ें काट दी गई हों। जांच टीम के प्रमुख डीएसपी विक्रम सिंह ने कई बैठकें की। गतिरोध को तोड़ने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम को जुटाया। एक निर्णय लिया गया, एक बड़े पैमाने पर व्यापक तलाशी और सार्वजनिक सूचना अभियान चलाया जाएगा। सैकड़ों अधिकारी और सैनिक प्रतापगढ़ जिले और पड़ोसी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए। वे हर गांव, हर पंचायत में गए, स्थानीय पुलिस के साथ काम किया, गांव के मुखियाओं से मिले ताकि 2014 के अंत से बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने क्षेत्र से गायब हुए सभी मामलों की समीक्षा की जा सके। साथ ही मामले की जानकारी को नियंत्रित तरीके से मीडिया में जारी किया गया। दोनों पीड़ितों की पहचान की विशेषताएं, एक महिला लगभग 30 से 40 साल की, एक बच्ची लगभग 3 से 4 साल की। ई-रिक्शा की विस्तृत तस्वीरें और मां बेटी द्वारा पहने गए कपड़ों की तस्वीरें भी व्यापक रूप से प्रकाशित की गईं। एक विशेष हॉटलाइन 24/7 सक्रिय की गई, जो जनता से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए तैयार थी। दर्जनों सूचनाएं मिलीं, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो मेल नहीं खाती थीं या बेकार थीं। जांच वहीं की वहीं रुकी हुई लग रही थी और फिर लगभग 1 सप्ताह की निराशाजनक खोज के बाद
एक अप्रत्याशित दिशा से आशा के एक किरण दिखाई दी। एक पड़ोसी गांव के प्रभारी एक पुलिस अधिकारी ने प्रकाशित जानकारी को ध्यान से देखने के बाद एक मामले को याद किया जिसे उसने 6 महीने पहले संभाला था। उसने तुरंत जांच टीम को सूचना दी। रिपोर्टिंग सर, लगभग 6 महीने पहले दिसंबर 2014 के मध्य में राजेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति हमारी पुलिस चौकी पर अपनी पत्नी और बेटी के अचानक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। जो विवरण उसने बताए थे वे पाए गए दोनों पीड़ितों से बहुत मेल खाते हैं। उसकी पत्नी लगभग 38 साल की थी, बेटी 4 साल की। विशेष रूप से उसने ये भी बताया कि जब उसकी पत्नी और बेटी लापता हुईं तो परिवार का ई-रिक्शा भी गायब हो गया था। ये सोने जैसी कीमती जानकारी ने तुरंत जांच के लिए एक नई दिशा खोल दी। डीएसपी सिंह ने तत्काल सत्यापन का आदेश दिया। राजेश शर्मा की रिपोर्ट फाइल मिल गई। हर विवरण आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता था। राजेश शर्मा, जो दक्षिण भारत में काम कर रहा था, से जांच टीम ने संपर्क किया और उसे तुरंत जांच में सहयोग के लिए प्रतापगढ़ वापस आने के लिए कहा। साथ ही एक और टीम लापता पत्नी सुनीता के माता-पिता के परिवार के पास डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जैविक नमूने लेने के लिए गई। राजेश शर्मा एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति जिसका चेहरा कठोर था, 2 दिन बाद ही जांच एजेंसी में उपस्थित हुआ। चिंता और एक कमजोर उम्मीद उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि ये सिर्फ एक संयोग था कि उसकी पत्नी और बेटी कहीं सुरक्षित थीं। तुलना के लिए उसका डीएनए नमूना लिया गया। परिणाम का इंतजार करने वाले दिन लंबे और भारी थे। अंत में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से अंतिम रिपोर्ट भेजी गई। दोनों पीड़ितों के हड्डी के नमूनों और राजेश शर्मा और सुनीता के माता-पिता के तुलनात्मक नमूनों के डीएनए विश्लेषण ने एक निर्विवाद उत्तर दिया। महिला पीड़ित और बच्चे पीड़ित के जीनोम में मां बेटी का रक्त संबंध था। बच्ची के जीनोम का राजेश शर्मा के साथ पिता पुत्री का रक्त संबंध था और महिला के जीनोम का सुनीता के माता-पिता के साथ मां बेटी का रक्त संबंध था। अब कोई संदेह नहीं था। तालाब की तलहटी में डूबी 2 अभागी पीड़ित 38 वर्षीय सुनीता और 4 वर्षीय अंजलि थीं। मामले की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई थी। अब जांच वास्तव में शुरू हो सकती थी। डीएसपी विक्रम सिंह ने व्यक्तिगत रूप से राजेश शर्मा से मिलकर परिणाम की सूचना दी। ये खबर सुनकर वो मजबूत और कठोर आदमी पूरी तरह से टूट गया। वो दर्द से चीखने लगा। निराशा में अपनी पत्नी और बेटी का नाम पुकारने लगा। अपने पूरे परिवार को अचानक और इतनी भयावहता से खोने का दर्द एक ऐसा झटका था जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। कुछ हद तक शांत होने के बाद राजेश ने जांच एजेंसी को अपना आधिकारिक और सबसे विस्तृत बयान दिया। उसने बताया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। वो दूर काम करने जाता था, साल में केवल एक बार त्योहार पर घर आता था, लेकिन नियमित रूप से अपनी पत्नी और बेटी के लिए पैसे भेजता था। आखिरी बार उसने अपनी पत्नी से फोन पर दिसंबर 2014 की शुरुआत में बात की थी। कुछ दिनों बाद वो उससे संपर्क नहीं कर पाया। ये सोचकर कि उसकी पत्नी नाराज है या फोन खराब है, उसने ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा समय तक कोई खबर न मिलने पर उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वो तुरंत बस पकड़कर गांव वापस आ गया। उसे वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन अभी भी याद था। जब मैं घर पहुंचा, राजेश ने कांपती आवाज में बताया, मैंने देखा कि बाहरी गेट सिर्फ भिड़ा हुआ था और घर का मुख्य दरवाजा बंद नहीं था। मैंने अंदर जाकर आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। खाने की मेज पर रात का खाना अभी भी आधा खाया हुआ और ठंडा पड़ा था। मैं बेडरूम में गया, देखा कि उसका पर्स, जिसमें 2000 रुपए से ज्यादा थे, और दोनों मोबाइल फोन मेज पर ही रखे थे। घर में किसी भी तरह की गड़बड़ी या तलाशी के कोई निशान नहीं थे। केवल एक चीज जो गायब थी वो थी ई-रिक्शा, जिसे मेरी पत्नी आमतौर पर इस्तेमाल करती थी, और वह और मेरी बेटी। ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी बेटी के साथ किसी काम से बाहर निकली हो और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई।
मां बेटी पीड़ितों की पहचान हो जाने के साथ मामले पर छाया रहस्य का पर्दा आखिरकार आंशिक रूप से उठ गया था। अब जांच टीम के पास एक आधार था, एक विशिष्ट नाम जिसके साथ वे अतीत में वापस यात्रा शुरू कर सकते थे। सुनीता और बच्ची अंजलि के अंतिम दिनों को फिर से बना सकते थे और वहां से उस क्रूर हत्यारे का चेहरा खोज सकते थे। जांच दो मुख्य दिशाओं में शुरू की गई। पहली, पीड़ित के व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। दर्जनों जांचकर्ता भेजे गए जो दिन रात काम कर रहे थे। पीड़ित के पति राजेश शर्मा से लेकर उसके माता पिता, भाई बहन और सुनीता के सबसे करीबी पड़ोसियों और दोस्तों तक सभी संबंधित लोगों से मिलकर बयान ले रहे थे। बिखरे हुए बयानों से उस अभागी महिला का एक सुसंगत चित्र धीरे धीरे सामने आया। सुनीता, जैसा कि कई लोगों ने कहा था, एक बहुत ही अंतर्मुखी और निजी व्यक्ति थी। अपने पहले पति की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद वो अपने बेटे को बड़ा करने के लिए कुछ समय अकेली रही। बाद में उसने राजेश शर्मा से दोबारा शादी की, जो एक सज्जन और मेहनती आदमी था, और फिर अंजलि का जन्म हुआ। उसका जीवन लगभग पूरी तरह से उसके परिवार और उसकी छोटी बेटी के इर्द गिर्द घूमता था। चूंकि उसका पति अक्सर काम के लिए दूर रहता था, वो शायद ही कभी बाहर जाती या दोस्त बनाती थी। वो दिन भर घर पर रहती, घर का काम करती, अपनी बेटी की देखभाल करती और कभी कभी बाजार जाने या अपनी बेटी को उसके नाना नानी के घर ले जाने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल करती थी। मेरी पत्नी बहुत सीधी थी, राजेश ने आंसुओं के बीच कहा। उसका लगभग किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उसे अंधेरे से, भूतों से बहुत डर लगता था। आमतौर पर जैसे ही शाम होती, वो दरवाजे कसकर बंद कर लेती थी और अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो अपनी बेटी को सर्दियों की इतनी ठंडी रात में 2 बजे घर से बाहर कैसे ले जा सकती थी। राजेश और अन्य लोगों के बयानों ने मां बेटी के बारे में आखिरी विवरण को और भी रहस्यमयी और संदिग्ध बना दिया। एक अंतर्मुखी महिला जो अंधेरे से डरती थी, अचानक आधी रात को अपनी बेटी को लेकर घर से निकल गई। ये कार्य लगभग निश्चित रूप से स्वैच्छिक नहीं था। बहुत संभव था कि उसे किसी ने मजबूर किया हो या वो अपने ही घर में किसी भयानक खतरे से भाग रही हो। इस परिकल्पना ने जांच टीम को जांच की दूसरी दिशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, मां बेटी के अंतिम भौतिक सुरागों की तलाश। अब एकमात्र उम्मीद सुरक्षा कैमरा प्रणालियों पर टिकी थी। सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों सहित एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका काम पीड़ित के घर के आसपास की सड़कों पर स्थित निवासियों, एजेंसियों और कारखानों के सभी सुरक्षा कैमरों की समीक्षा करना था। यह एक बहुत ही कठिन काम था। घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अधिकांश सामान्य कैमरा प्रणालियों ने लंबे समय से डेटा को ओवरराइट कर दिया था। जासूसों को हर घर जाना पड़ा, धैर्यपूर्वक समझाना पड़ा, लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करना पड़ा। सभी पुरानी स्टोरेज हार्ड ड्राइव और उन उपकरणों की जांच करनी पड़ी जिन्हें शायद फेंक दिया गया था। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दिया। पीड़ित के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक लकड़ी के फर्नीचर कारखाने में एक काफी आधुनिक सुरक्षा कैमरा प्रणाली थी। सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण उनका सारा डेटा बड़ी क्षमता वाली हार्ड ड्राइव में संग्रहित किया गया था और एक गोदाम में रखा गया था। टीम को 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2014 की सुबह की रिकॉर्डिंग मिली। पूरी जांच टीम ने सांस रोककर देखा जब 6 महीने पहले की काली सफेद, थोड़ी दानेदार छवियां बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गईं। 7 दिसंबर की शाम 5 बजे की रिकॉर्डिंग में सुनीता की छवि दिखाई दी, जो एक मोटी जैकेट पहने हुए की अपनी बेटी को बगल में बिठाकर ई रिक्शा चला रही थी और गांव की सड़क पर अपने घर की ओर जा रही थी। अंजलि खुश लग रही थी। उसके हाथ में एक आइसक्रीम थी। ये मां बेटी की आखिरी छवि थी जब वे अभी भी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थीं। जांचकर्ताओं ने शाम के घंटों की खाली रिकॉर्डिंग को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर 8 दिसंबर की सुबह लगभग 2 बजे एक छवि ने सभी को चौंका दिया। पीड़ित के घर की ओर जाने वाली छोटी गली से
उसी ई रिक्शा की हेडलाइट्स एक बार फिर दिखाई दी। वाहन धीरे धीरे मुख्य सड़क पर आया। ड्राइवर अभी भी सुनीता थी। बगल में अंजलि सो रही थी, जिसे उसकी मां ने एक मोटे कंबल से ढक रखा था। वाहन उत्तर की ओर गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। यही था गायब होने से पहले मां बेटी की आखिरी छवि। कैमरे के फुटेज ने राजेश की कहानी की पुष्टि की और इस परिकल्पना को मजबूत किया कि मां बेटी आधी रात को घर से निकली थीं। लेकिन इसने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। सुनीता को उस समय क्यों निकलना पड़ा? फुटेज में उसका चेहरा बहुत धुंधला था, भाव पहचाने नहीं जा सकते थे। ये जानना असंभव था कि वो स्वेच्छा से जा रही थी या उसे मजबूर किया गया था। नई जानकारी के साथ जांच टीम ने संदिग्धों की छानबीन शुरू की। पहला दायरा उन पुरुषों पर केंद्रित किया गया जिनके पीड़ित के साथ घनिष्ठ संबंध थे या कोई विवाद था। संदेह के घेरे में आने वाला पहला व्यक्ति सुनीता का पूर्व पति संजय वर्मा था। जांचकर्ताओं ने पाया कि तलाक के बाद संजय और सुनीता के बीच अपने बेटे की कस्टडी को लेकर एक बहुत ही तीखा विवाद हुआ था। संजय कई बार उसके घर आकर हंगामा कर चुका था, यहां तक कि सुनीता को धमकी भी दी थी। ये स्पष्ट रूप से एक संभावित मकसद था। एक टीम संजय के निवास पर पहुंची। हालांकि पूछताछ के बाद संजय ने एक अकाट्य बहाना पेश किया। घटना के समय वो दुबई में काम कर रहा था और केवल 2 महीने पहले ही देश लौटा था। उसके यात्रा दस्तावेजों और कंपनी के पुष्टि ने संजय को संदिग्धों की सूची से बाहर कर दिया। दूसरा व्यक्ति जिसकी जांच की गई वो था अमित पटेल, राजेश का एक दोस्त। राजेश ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी के लापता होने से कुछ दिन पहले उसने अमित से कुछ पैसे सुनीता को देने के लिए कहा था। क्या पैसे को लेकर कोई विवाद या झगड़ा हुआ था? जासूसों ने अमित से भी पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि वो सुनीता से मिला था, लेकिन सिर्फ पैसे देकर तुरंत वापस आ गया था। उसने ये भी सबूत दिया कि उस रात वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था। सत्यापन के बाद अमित को भी बाहर कर दिया गया। जांच एक बार फिर गतिरोध पर पहुंच गई। सबसे संभावित संदिग्धों के पास बहाने थे। सुनीता के 2 बजे घर से निकलने का रहस्य अभी भी एक अनसुलझा सवाल था। जांच टीम के बैठक कक्ष में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। डीएसपी सिंह एक बड़े नक्शे के सामने खड़े थे, जिस पर पीड़ित के घर और शव मिलने की जगह को चिन्हित किया गया था। उन्होंने उस क्षेत्र के चारों ओर एक बड़ा गोला खींचा। हमने इस दायरे में पीड़ित के सभी संबंधों और विवादों की जांच कर ली है, उन्होंने गहरी सोच में कहा। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कैमरे के फुटेज से पता चलता है कि वाहन उत्तर की ओर गया। क्या यह संभव है कि हम गलत दायरे में खोज रहे हैं? क्या यह संभव है कि हत्यारा यहां पास का नहीं है? उनके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। वाहन मुख्य सड़क पर गया था। अगर वो गांव की सड़कों पर नहीं मुड़ा और सीधे चलता रहा तो वो कहां पहुंचेगा? सभी ट्रैफिक कैमरा सिस्टम की फिर से जांच करो, उन्होंने अचानक आदेश दिया। दायरे को प्रतापगढ़ जिले से उत्तर की ओर जाने वाले सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तक बढ़ाओ। पिछले साल 7 दिसंबर की रात और 8 दिसंबर की सुबह के सभी संग्रहित डेटा की जांच करो। इस आदेश ने सभी को चौंका दिया। ये लगभग एक असंभव काम था। दर्जनों ट्रैफिक कंट्रोल चौकियों के डेटा की समीक्षा करनी थी। एक रात में हजारों वाहनों की छानबीन करनी थी, सिर्फ एक ई रिक्शा की छवि खोजने के लिए जिसकी कोई खास पहचान नहीं थी। इसके अलावा 2014 के समय ट्रैफिक कैमरों की गुणवत्ता अक्सर बहुत खराब होती थी, खासकर रात में। लेकिन यही एकमात्र उम्मीद बची थी। एक विशेष टीम फिर से बनाई गई, जिसमें सबसे तेज नजर वाले और सबसे धैर्यवान लोग शामिल थे। उन्होंने अपना काम शुरू किया। जिला पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में डेरा डाला और एक असंभव खोज शुरू की। तनाव और थकान में घंटे और दिन बीतते गए। हजारों घंटे की पुरानी दानेदार वीडियो फुटेज को बार बार देखा गया और फिर लगभग 1 सप्ताह की नींद हराम करने वाली मेहनत के बाद एक देर शाम काम करने वाले कमरे में एक जोर की आवाज गूंजी, मिल गया, गाड़ी की तस्वीर मिल गई है। ये लगभग असंभव काम था।
दर्जनों ट्रैफिक कैमरों से हजारों घंटे की पुरानी दानेदार वीडियो फुटेज की छानबीन करना, सिर्फ रात में एक धुंधले ई रिक्शा की छवि खोजने के लिए। किसी को नहीं पता था कि उस बेकार समझे जाने वाले डेटा के ढेर में ही हत्यारे की छवि छिपी हुई थी। जासूस की उत्साहित चीख ने पूरी जांच टीम का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन की ओर खींच लिया। डीएसपी विक्रम सिंह तुरंत अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और सभी ने उस कीमती फुटेज को ध्यान से देखा जो अभी अभी मिली थी। ये फुटेज जिले के उत्तरी हिस्से में एक चौराहे पर लगे ट्रैफिक निगरानी कैमरे से निकाली गई थी, जो पीड़ित के घर से 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। छवि की गुणवत्ता बहुत खराब थी। रात में पुरानी तकनीक से रिकॉर्ड किए जाने के कारण दानेदार और धुंधली थी, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पर्याप्त थी। पहली छवि 8 दिसंबर 2014 की सुबह लगभग 3 बजे रिकॉर्ड की गई थी। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक ई रिक्शा की छवि फ्रेम में आई। हालांकि नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वाहन का मॉडल और रंग तालाब से निकाले गए वाहन से पूरी तरह मेल खाता था। ड्राइवर एक छोटे कद की महिला थी, जिसने गहरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जो सुनीता के विवरण से मेल खाती थी। बगल में बच्ची अंजलि एक मोटे कंबल में लिपटी बैठी थी। वाहन धीरे धीरे चला, फिर दाईं ओर मुड़कर गायब हो गया। इस छवि ने पुष्टि की कि सुनीता और उसकी बेटी न केवल घर से निकली थीं, बल्कि उत्तर की ओर बहुत दूर तक गई थीं। इससे उनके स्वेच्छा से भाग जाने की परिकल्पना और भी बेतुकी हो गई। इस मार्ग पर अगले कैमरों की जांच करो, डीएसपी सिंह ने आदेश दिया। टीम ने तुरंत काम शुरू किया और आगे की ट्रैफिक कंट्रोल चौकियों से डेटा निकाला और फिर लगभग 1 घंटे की खोज के बाद उन्हें दूसरी खोज मिली। एक ऐसी खोज जिसने सभी की सांसें रोक दीं। एक और कंट्रोल चौकी पर, जो पहली से लगभग 15 किलोमीटर दूर थी, वही ई रिक्शा एक बार फिर फ्रेम में दिखाई दिया। रिकॉर्डिंग का समय सुबह लगभग 4 बजे था, लेकिन इस बार ड्राइवर बदल चुका था। अब वो सुनीता नहीं, बल्कि एक आदमी था। छवि की गुणवत्ता बहुत खराब होने और ऊपर से नीचे के कोण के कारण उस आदमी का चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। उसने गहरे रंग की जैकेट पहन रखी थी और एक टोपी नीचे तक खींच रखी थी, जिससे उसका लगभग पूरा चेहरा ढका हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर अपना मुंह और ठुड्डी अपने हाथ या किसी चीज से ढक रखी थी। बच्ची अंजलि अभी भी बगल की सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे वो गहरी नींद में हो। छवि को अधिकतम जूम करो। डीएसपी सिंह ने तकनीकी विशेषज्ञों से छवि को संसाधित करने की पूरी कोशिश करने का अनुरोध किया। सुधार के बावजूद उस आदमी का चेहरा एक रहस्य बना रहा। हालांकि जांचकर्ताओं ने एक अत्यंत संदिग्ध विवरण पर ध्यान दिया। वाहन के डैशबोर्ड क्षेत्र में उस आदमी के हाथ के ठीक बगल में एक लाल रंग की अजीब वस्तु थी। वस्तु का आकार लंबा था, लेकिन ये क्या था, ये निर्धारित नहीं किया जा सका। इन छवियों ने जांच टीम को एक अमूल्य जानकारी दी। सुनीता अकेली नहीं गई थी, उसके साथ एक आदमी था, या वो रास्ते में उससे मिली थी। और 1 घंटे की अवधि में सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच 2 ट्रैफिक चौकियों के बीच 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान पर एक भयानक घटना घटी थी। हत्यारे ने सुनीता की हत्या कर दी थी, वाहन का नियंत्रण ले लिया था और फिर अंजलि के साथ आगे बढ़ गया था। जांच तुरंत दिशा बदल गई। अब मुख्य कार्य उस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान करना था। संदिग्ध की धुंधली तस्वीर छापी गई और सभी जांचकर्ताओं को भेजी गई। एक विशेष टीम को पीड़ित के सभी सामाजिक संबंधों, विशेष रूप से पुरुषों की फिर से जांच करने का काम सौंपा गया। उन्होंने राजेश शर्मा के साथ काम किया। उसे कैमरे से मिली तस्वीरें दिखाईं। राजेश ने बहुत ध्यान से देखने के बाद दुख में सिर हिला दिया। वो तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को नहीं पहचान सका। जांचकर्ताओं ने उससे गांव के करीबी दोस्तों के बारे में विस्तार से पूछा। राजेश ने कुछ नाम बताए, जिनमें से एक पर उसने जोर दिया कि वो सगे भाई जैसा था। वो था विकास चौधरी। विकास मेरे लिए बहुत अच्छा था, राजेश ने बताया। वो मेरा बचपन का दोस्त है।
जिस दिन मुझे अपनी पत्नी और बेटी के लापता होने की खबर मिली और मैं दक्षिण से वापस आया, वही मुझे स्टेशन पर लेने आया था। जितने दिन मैं गांव में खोजबीन करता रहा, उसने भी अपना सारा काम छोड़कर मेरा साथ दिया। वो मेरे साथ पुलिस चौकी भी गया, मेरे साथ गांव के कुछ कैमरे देखने भी गया। हर रात वो मुझे सांत्वना देने मेरे साथ शराब पीने आता था, ताकि मेरा दुख कम हो सके। राजेश की कहानी ने अनजाने में जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। विकास चौधरी का उत्साह अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो संदिग्ध रूप से अत्यधिक लग रहा था। ये एक दोषी व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो हमेशा पीड़ित के परिवार और जांच एजेंसी के पास रहना चाहता है, ताकि जानकारी प्राप्त कर सके, जांच की दिशा देख सके और खुद को निर्दोष साबित कर सके। विकास चौधरी की पृष्ठभूमि की तुरंत जांच की गई और जो जानकारी मिली, उसने संदेह को और बढ़ा दिया। विकास 40 साल का था, शादीशुदा था। उसका एक खराब अतीत था, जिसमें संपत्ति लूटने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा भी शामिल थी। जेल से छूटने के बाद ऐसा लगा कि उसने सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि विकास का स्वभाव अभी भी बहुत कठोर और गुस्सैल था, खासकर जब वो नशे में होता था। विकास चौधरी एक करीबी दोस्त से अब मामले का नंबर 1 संदिग्ध बन गया था। हालांकि संदेह अभी भी सिर्फ संदेह था। जांच टीम को विकास पर आरोप लगाने के लिए और ठोस सबूतों की जरूरत थी। विकास पर लक्षित एक गुप्त जांच योजना शुरू की गई। सबसे कुशल जासूसों को उसकी हर हरकत पर नजर रखने का आदेश दिया गया। साथ ही और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके आसपास के करीबी लोगों से संपर्क करने का भी। और उनमें से एक जानकारी एक महत्वपूर्ण सबूत बन गई। विकास का एक बहुत करीबी शराबी दोस्त, जिसे जासूसों ने चतुराई से बातों में लगाया, ने एक विवरण बताया। उसने कहा कि विकास के पास एक काफी अजीब खिलौना था। ये एक घर की बनी कील ठोकने वाली बंदूक थी, जिसका इस्तेमाल वो लकड़ी के निर्माण कार्यों में करता था। विकास ने उस बंदूक को वास्तु के अनुसार लाल रंग में रंगा था। वो उस बंदूक को बहुत पसंद करता था और कभी-कभी दोस्तों को दिखाने के लिए अपने साथ रखता था। घर की बनी लाल रंग की कील वाली बंदूक, ये 2 विवरण ट्रैफिक कैमरे पर देखी गई अजीब वस्तु से पूरी तरह मेल खाते थे। उसी समय एक और भी मूल्यवान खबर एक जासूस से मिली, जो एक स्थानीय निवासी के भेष में था। एक चाय की दुकान पर जब सुनीता और उसकी बेटी के शव तालाब में मिलने की कहानी पर चर्चा हो रही थी, तो एक ग्रामीण ने कहा, बेचारे, पता नहीं कैसे माँ बेटी तालाब में गिरकर इतनी बुरी तरह मर गईं। उसी समय विकास, जो भी दुकान पर बैठा था, ने बीच में टोकते हुए कहा, गिरे नहीं, उन्हें डुबोया गया है। ये कहने के बाद उसे शायद एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है और वो तुरंत चुप हो गया और दूसरी बात करने लगा। लेकिन ये बात उस जासूस के कानों से नहीं बच सकी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण था। बच्ची को पत्थर से बांधकर जानबूझकर तालाब में डुबोने की जानकारी अत्यंत गोपनीय थी, जिसे केवल हत्यारे और जांच टीम ही जानते थे। पुलिस ने जांच के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से केवल ये बताया था कि तालाब में शव मिले हैं। विकास का ये मुंह से निकला सच लगभग एक अप्रत्यक्ष कबूलनामा था। अपराध की तस्वीर के आखिरी टुकड़े धीरे धीरे एक साथ जुड़ रहे थे। कैमरे पर छवि, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, संदिग्ध व्यवहार, लाल कील वाली बंदूक और अंत में वो घातक मुंह से निकला सच। सभी सबूत भले ही अप्रत्यक्ष थे, जब एक साथ जोड़े गए तो केवल एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, विकास चौधरी। जांच टीम के बैठक कक्ष में डीएसपी सिंह सबूतों के सारांश बोर्ड के सामने खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था। अब कोई झिझक नहीं थी। सभी सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अब कोई संदेह नहीं है। विकास चौधरी ही वो हत्यारा है जिसने सुनीता और उसकी बेटी की हत्या की। राजेश के प्रति उसका उत्साह केवल अपने अपराध को छिपाने और स्थिति का जायजा लेने का एक नाटक था। उन्होंने अपने साथियों को देखा, जिन्होंने कई दिनों तक अथक परिश्रम किया था। अब निर्णायक क्षण आ गया था।
विकास चौधरी के लिए तत्काल गिरफ्तारी वारंट तैयार करो। क्राइम ब्रांच टीम त्वरित प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर कार्यवाही के लिए तैयार रहे। हम इस मामले को खत्म कर देंगे। 20 जून 2015 की रात वो शांत गांव जहां विकास चौधरी रहता था अचानक हलचल में आ गया। दर्जनों क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी और कमांडो ने चुपचाप उसके पूरे घर को घेर लिया। गिरफ्तारी की योजना बहुत विस्तार और सावधानी से बनाई गई थी। एक पूर्व अपराधी जो हिंसक स्वभाव का भी था के साथ किसी भी प्रतिरोध या भागने की संभावना को ध्यान में रखा गया था। ठीक 2 बजे सुबह जब विकास और उसका परिवार गहरी नींद में थे, डीएसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में मुख्य हमलावर टीम ने धावा बोल दिया। दरवाजा टूटकर खुल गया। पुलिस बल की अप्रत्याशित और भारी उपस्थिति के सामने विकास चौधरी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसे बिस्तर पर ही काबू कर लिया गया। उसका चेहरा अभी भी नींद में था, लेकिन जब उसने अपने हाथों में ठंडी हथकड़ियां देखीं, तो उसका रंग उड़ गया। वो दहशत से सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वो समझ गया हो, अंतिम फैसला आ गया था। विकास को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उसके घर की तत्काल तलाशी का आदेश भी दिया गया। तलाशी बहुत सावधानी से की गई। जांचकर्ताओं ने घर के हर कोने को खंगाला और उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। गोदाम में पुराने सामान के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई घर की बनी लाल रंग की कील वाली बंदूक मिली, जो ट्रैफिक कैमरे पर दिखी वस्तु से पूरी तरह मेल खाती थी। पिछवाड़े के एक कोने में सूखने के लिए डाली गई एक गहरे रंग की विंड ब्रेकर जैकेट थी, जिसका स्टाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रहस्यमयी आदमी ने उस फेटफुल रात को पहना था। सभी सबूतों को सील कर दिया गया। विकास चौधरी को तुरंत पूछताछ के लिए प्रतापगढ़ जिला पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में डीएसपी सिंह और अन्य जांचकर्ताओं के सामने विकास ने शुरू में हठी बने रहने की कोशिश की। वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, कहता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है, जो उसे सुनीता और उसकी बेटी की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। उसने एक अच्छे दोस्त का नाटक भी किया जो राजेश के परिवार की त्रासदी पर दुखी था। डीएसपी सिंह ने धैर्यपूर्वक उसके पूरे नाटक को सुना। उन्होंने उसे बीच में नहीं टोका, बस चुपचाप देखते रहे। जब विकास बोल चुका तो उन्होंने धीरे धीरे उसकी ओर तस्वीरों का एक सेट बढ़ाया। इन्हें देखो, उन्होंने शांत आवाज में कहा। पहली तस्वीर ट्रैफिक कैमरे से ली गई स्क्रीनशॉट थी, जिसमें एक आदमी ई रिक्शा चला रहा था। दूसरी तस्वीर उसके घर से मिली लाल कील वाली बंदूक की थी। तीसरी तस्वीर जैकेट की थी। इस तस्वीर में जो आदमी है, ये जैकेट और ये बंदूक, इन सब का तुमसे कोई संबंध है ना विकास? डीएसपी सिंह ने पूछा। विकास ने तस्वीरों को देखा। उसका चेहरा बदलने लगा, लेकिन उसने अभी भी बहस करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक संयोग है। लोग एक जैसे दिखते हैं, कपड़े एक जैसे होते हैं। वो बंदूक मेरे काम का औजार है। इसमें अजीब क्या है? संयोग? डीएसपी सिंह हल्के से हंसे। तो इस संयोग के बारे में क्या? 18 जून को गांव की एक चाय की दुकान पर तुमने कहा था कि सुनीता और उसकी बेटी को तालाब में डुबोया गया था, जबकि हमने जो जानकारी सार्वजनिक की थी वो सिर्फ ये थी कि शव मिले हैं। डुबोने का विवरण एक ऐसी जानकारी है जिसे केवल हत्यारे और जांच टीम ही जानते हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला विकास? इस निर्णायक मनोवैज्ञानिक वार ने विकास चौधरी की हिम्मत तोड़ दी। वो निशब्द हो गया, जवाब नहीं दे सका। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पसीना छूटने लगा। झूठ की जो दीवार उसने बनाने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से ढह गई थी। वो जानता था कि अब किसी भी इनकार का कोई फायदा नहीं है। एक लंबी खामोशी के बाद विकास चौधरी ने अपना सिर मेज पर झुका दिया। उसके कंधे कांप रहे थे। मैं कबूल करता हूं, वो फुसफुसाया, और फिर 6 महीने पहले की उस फेटफुल रात की पूरी भयानक सच्चाई उस क्रूर हत्यारे ने कांपते और डरते हुए खुद बताई। उसका कबूलनामा वासना, क्रूरता और सबसे घृणित विश्वासघात की एक दुखद कहानी थी। उसने कबूल किया कि वो और राजेश बचपन के दोस्त थे। वो अपने दोस्त के परिवार की परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता था कि राजेश अक्सर काम के लिए दूर रहता था, घर पर अपनी युवा पत्नी और बच्चे को छोड़कर।
उसके मन में, जो पहले से ही एक अपराधी था, नीच वासना हमेशा सुलगती रहती थी। उसने कई बार सुनीता के प्रति गलत इरादे रखे थे, लेकिन मौका नहीं मिला था। 7 दिसंबर 2014 की रात गांव में एक शादी में बहुत शराब पीने के बाद विकास के अंदर का जानवर जाग गया। उसे यकीन था कि राजेश दक्षिण में है। उसने सोचा कि सुनीता घर पर अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली है। वो विरोध नहीं कर पाएगी। एक बीमार योजना बनाई गई। रात 11 बजे के बाद वो पैदल सुनीता के घर गया। देखा कि घर की बत्तियां बंद थीं। उसने दरवाजा खटखटाने के बजाय पीछे से जाकर रसोई की खिड़की से अंदर घुस गया, जो ठीक से बंद नहीं थी। वो दूसरे मंजिल पर बेडरूम में गया, जहां सुनीता और अंजलि सो रही थीं। मैंने बल का प्रयोग कर उसे काबू में किया। विकास ने कांपती आवाज में कबूल किया। उसने उसी कमरे में अपना घिनौना काम किया, जबकि पीड़िता रोती रही और गिड़गिड़ाती रही। अपनी हवस पूरी करने के बाद वो डरने लगा। वो जानता था कि सुनीता निश्चित रूप से पुलिस को बताएगी, अपने पिछले रिकॉर्ड के साथ। वो जानता था कि उसे बहुत भारी सजा का सामना करना पड़ेगा। पकड़े जाने के डर ने उसके सभी विचारों पर हावी हो गया और उसके दिमाग में एक और भी क्रूर विचार आया, सबूत मिटाने के लिए हत्या। मैंने उससे कहा कि अगर वो चुपचाप मेरी बात मानेगी तो मैं मां बेटी को छोड़ दूंगा। विकास ने अपनी योजना बताई। मैंने उसे कपड़े पहनने और अंजलि को जगाने के लिए मजबूर किया। मैंने झूठ बोला कि मुझे एक जरूरी काम है और उसे मुझे थोड़ी दूर छोड़ने की जरूरत है। मैंने उसे बच्चे को भी साथ ले जाने के लिए मजबूर किया, एक बंधक के रूप में, ताकि वो चीखने या भागने की हिम्मत न करे। सुनीता अत्यधिक दहशत की स्थिति में अपनी बेटी की रक्षा के लिए उस शैतान की बात मानने के लिए मजबूर हो गई। उसने अपनी बेटी और उस व्यक्ति को, जिसने अभी अभी उसका बलात्कार किया था, ई रिक्शा में बिठाकर अंधेरे में एक अनिश्चित जगह की ओर चल पड़ी, ये जाने बिना कि ये मौत की ओर जाने वाली सड़क थी। विकास ने सुनीता को बहुत दूर गांव की सीमा से बाहर उन सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें उसने पहले से सोच रखा था। जब वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचे जहां कोई नहीं था, तो उसने उसे गाड़ी रोकने का आदेश दिया। उस समय वो मुझसे भीख मांग रही थी। विकास ने आंखें बंद कर लीं, उस दृश्य को याद न करने की कोशिश करते हुए। उसने कहा कि मैं उसकी जान बख्श दूं। उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन मुझे पता था कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने अपनी घर की बनी कील वाली बंदूक निकाली, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि उसे एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया। वो पीछे गया और अपनी पूरी ताकत से सुनीता के सिर पर लगातार वार किए। पीड़िता केवल एक चीख निकाल सकी और फिर स्टीयरिंग व्हील पर ही गिर गई। सुनीता को मारने के बाद उसने अंजलि की ओर देखा। 4 साल की बच्ची अपनी मां की क्रूर हत्या का दृश्य देखकर इतनी डर गई थी कि वो बस चुपचाप बैठी रो रही थी। विकास के अंदर की आखिरी बची हुई मानवता भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वो जानता था कि बच्ची एकमात्र गवाह बची थी और सुराग को हमेशा के लिए मिटाने के लिए उसने बिना किसी झिझक के उसी हथियार से उस निर्दोष बच्चे की भी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब ई रिक्शा में 2 लाशें थीं। विकास ठिकाने लगाने की जगह खोजने लगा। उसे गांव के आखिर में वो गंदा तालाब याद आया, एक सुनसान जगह जहां कम लोग आते जाते थे। वो गाड़ी चलाकर वहां गया। उसने सुनीता के शव को वाहन के पिछले हिस्से में खींच लिया। फिर उसने एक रस्सी और तालाब के किनारे से एक बड़ा पत्थर ढूंढा। उसने बेरहमी से पत्थर को अंजलि के शरीर से बांध दिया और उसके शव को सबसे गहरे पानी में फेंक दिया। अंत में उसने गाड़ी स्टार्ट की, गियर लगाया और सुनीता के शव वाले पूरे वाहन को सीधे तालाब में धकेल दिया। वाहन डूब गया, अपने साथ उसके सारे अपराधों को गहरी कीचड़ के नीचे ले गया। उसे विश्वास था कि उसने एक निखुन अपराध किया है जिसे कोई भी नहीं खोज पाएगा। वो शांति से घर लौटा, नहाया और सो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिनों में उसने एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई। राजेश की पत्नी और बेटी को खोजने में पूरी मदद की।
एक घृणित नाटक जो उसके अक्षम्य अपराध को छिपाने के लिए रचा गया था। विकास चौधरी का बयान पूरी तरह से दर्ज कर लिया गया था। मामला पूरी तरह से सुलझ गया था। एक अपराध जो नीच वासना से शुरू हुआ और अत्यंत क्रूर हत्या के साथ समाप्त हुआ। पूछताछ सत्र समाप्त होने के बाद डीएसपी सिंह कमरे में अकेले बैठे रहे। उनके चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सुबह होने वाली थी। एक और जागती हुई रात बीत गई। उन्होंने अपने डिप्टी को बुलाया। बयान पूरा हो गया है। कल सुबह हम आरोपी को जांच के पुनर्निर्माण के लिए घटनास्थल पर ले जाएंगे। हर अपराध को प्रकाश में लाया जाना चाहिए। विकास चौधरी का बयान एक अपराध की रात के भयानक विवरण के साथ सुबह तक पूरा हो गया। मामला सुलझ गया था। लेकिन जांच टीम का काम अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतिम चरण बाकी था, ताकि मामले को सबसे ठोस तरीके से बंद किया जा सके। वो था जांच का पुनर्निर्माण, जहां अपराधी को खुद अपने पूरे अपराध को कानूनी अधिकारियों की उपस्थिति में फिर से दोहराना था। पुनर्निर्माण की योजना बहुत सावधानी से तैयार की गई थी, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग स्थान शामिल थे। पीड़ित सुनीता का घर, वह सुनसान सड़क जहां हत्या हुई थी, और अंत में वो सूखा तालाब जहां अपराध को छिपाया गया था। घटनास्थल की सुरक्षा और जिज्ञासु गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी सुरक्षा बल तैनात की गई थी। 22 जून 2015 की सुबह विकास चौधरी को अस्थायी हिरासत से बाहर लाया गया। वो थका हुआ और पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। अपने ही अपराधों का सामना करने की एक रात के बाद उसमें अब कोई हठ नहीं था, केवल समर्पण और एक व्यापक भय था। पहला पुनर्निर्माण स्थल सुनीता का घर था। कैमरे के लेंस और अभियोजक के प्रतिनिधि की निगरानी में विकास ने कांपते हुए अपने पूरे कृत्य को फिर से दोहराया। उसने रसोई की खिड़की की ओर इशारा किया, जहां से वो अंदर चढ़ा था। वो बेडरूम में गया, जहां उसने बल का प्रयोग कर अपना घिनौना काम किया था। उसने उस दृश्य को फिर से बनाया कि कैसे उसने सुनीता को नियंत्रित किया, धमकाया और उसे अपनी बेटी के साथ ई-रिक्शा पर बैठने के लिए मजबूर किया। हर क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, गवाहों की डरावनी खामोशी में यंत्रवत रूप से दोहराई गई। उसके बाद काफिला दूसरे स्थान पर गया, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क थी। यहां एक समान ई-रिक्शा, एक महिला जासूस और एक बच्चे के पुतले के साथ जो पीड़ितों की भूमिका निभा रहे थे, विकास को अपराध के सबसे भयानक हिस्से को फिर से दोहराना पड़ा। उसने उस दृश्य को फिर से दोहराया जहां उसने सुनीता को गाड़ी रोकने का आदेश दिया था। उसने मॉडल कील वाली बंदूक निकाली और एक पीड़ादायक चीख के साथ उसने पीड़ित के सिर पर लगातार वार करने की क्रिया को दर्शाया, और फिर उस निर्दोष बच्चे के साथ क्रूर व्यवहार। सुनसान मैदान के बीच तेज गर्मी की धूप में अपराध एक बार फिर से दोहराया गया, अंधेरे में नहीं बल्कि न्याय के प्रकाश में। अंत में उसे सूखे तालाब पर ले जाया गया, जो अब कीचड़ से भरा था, जहां 6 महीने पहले उसने अपने पापों को फेंक दिया था। विकास चौधरी पूरी तरह से टूट गया। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, रोने और भीख मांगने लगा। उसने उस दृश्य को फिर से दोहराया, जहां उसने पत्थर को अंजलि के शरीर से बांधा और फिर सुनीता के शव वाले पूरे वाहन को तालाब में धकेल दिया। जांच का पुनर्निर्माण दिन के अंत में समाप्त हुआ। प्राप्त परिणाम आरोपी के प्रारंभिक बयान और फॉरेंसिक जांच के निष्कर्षों से पूरी तरह मेल खाते थे। ये मामले की फाइल को मजबूत करने के लिए एक अकाट्य जीवित सबूत था। कुछ दिनों बाद जब अंतिम जांच कार्य पूरा हो गया, तो डीएसपी विक्रम सिंह के पास एक और कठिन काम था। उन्हें राजेश शर्मा, उस अभागे पति और पिता से मिलना था, ताकि उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जा सके जो उसकी पत्नी और बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। मुलाकात पुलिस मुख्यालय में हुई। राजेश दर्दनाक दिनों के बाद कुछ हद तक शांत हो गया था। वो जांच की प्रगति के बारे में पूछने आया था। डीएसपी सिंह ने उसे बैठने के लिए कहा। वे सीधे मुद्दे पर नहीं आए। उन्होंने राजेश के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, राजेश जी, हमने आपकी पत्नी और बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधी की पहचान कर ली है।
राजेश तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल थीं। कौन है वो? साहब, कौन है वो शैतान? डीएसपी सिंह एक पल के लिए चुप रहे और फिर एक ऐसा नाम लिया जिसकी राजेश कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। विकास चौधरी। राजेश शर्मा सन रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लोग कोई गलती कर रहे हैं। विकास मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वही मेरे सबसे कठिन दिनों में मेरे साथ था। वो नहीं हो सकता। हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं राजेश जी। डीएसपी सिंह ने धीमी आवाज में कहा। हमारे पास अकाट्य सबूत हैं और विकास चौधरी ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने विकास के पूरे बयान को दोहराया, घिनौने मकसद से लेकर हत्या तक। जैसे जैसे राजेश सुनता गया, उसका चेहरा बदलता गया, अविश्वास से लेकर दहशत तक और अंत में एक अत्यधिक क्रोध तक। वह दोस्त जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिसे वो अपना सगा भाई मानता था, जिसे उसने व्यापार में मदद के लिए एक बड़ी रकम उधार दी थी, वही वो शैतान था जिसने उसकी पत्नी और बेटी का बलात्कार किया और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। ये विश्वासघात हजारों छुरों के वार से भी ज्यादा दर्दनाक था। राजेश गिर पड़ा। दर्द और नफरत से भरी एक चीख निकली। जांच का चरण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। प्रतापगढ़ जिला पुलिस की जांच एजेंसी ने जांच रिपोर्ट पूरी कर ली और मामले की पूरी फाइल को जिला लोक अभियोजक के पास भेज दिया, जिसमें विकास चौधरी पर 2 विशेष रूप से गंभीर आरोपों, हत्या और बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी। स्पष्ट और अकाट्य सबूतों के साथ प्रतापगढ़ जिला लोक अभियोजक ने जल्दी से एक आरोप पत्र जारी किया और आरोपी विकास चौधरी को मुकदमे के लिए प्रतापगढ़ जिला न्यायालय में पेश किया। आरोप पत्र में आरोपी के सभी अमानवीय कृत्यों का खुलासा किया गया था। अपने सबसे अच्छे दोस्त के विश्वास का फायदा उठाने से लेकर अपने अपराध को छिपाने के लिए मां बेटी दोनों की बेरहमी से हत्या करने तक, अस्थायी हिरासत में विकास चौधरी अंतिम फैसले का इंतजार करते हुए दिन बिता रहा था। वो अब न तो चिल्लाता था और न ही घबराता था। वो बस चुपचाप एक कोने में सिकुड़ा बैठा रहता था। शायद वो भी जानता था कि उसने जो अपराध किया था, उसके लिए कानून की सबसे कठोर सजा के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आरोप पत्र तामील कर दिया गया था। विकास चौधरी के पापों का हिसाब। जिसने अपने दोस्त के विश्वास को धोखा दिया और एक अक्षम्य अपराध किया, न्यायालय के समक्ष तय हो गया था। सितंबर 2015 के अंत में प्रतापगढ़ जिला न्यायालय ने आरोपी विकास चौधरी के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोपों में पहली सुनवाई शुरू की। मामले की विशेष गंभीरता और क्रूरता के कारण मुकदमे ने जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया। सुबह से ही सैकड़ों लोग अदालत के बाहर जमा हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जो उस क्रूर हत्यारे के लिए सबसे कठोर सजा की उम्मीद कर रहे थे। अदालत कक्ष के अंदर माहौल गंभीर और भारी था। पहली पंक्ति पीड़ित के परिवार के लिए आरक्षित थी। राजेश शर्मा चुपचाप वहां बैठा था। उसका चेहरा खोखला, उसकी गहरी धंसी आंखें कटघरे की ओर देख रही थीं। जिस दिन से उसे भयानक सच्चाई का पता चला था, वो एक अलग इंसान बन गया था। हानि और विश्वासघात के अत्यधिक दर्द में डूबा हुआ था। सुबह 9 बजे विचारक मंडली आई और आरोपी विकास चौधरी को अदालत में पेश किया गया। वो पतला हो गया था, उसके बाल बहुत सफेद हो गए थे, उसका सामान्य आक्रामक रूप गायब हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी आंखें किसी को भी देखने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, खासकर उस सबसे अच्छे दोस्त की ओर जिसे उसने बेरहमी से धोखा दिया था। प्रतापगढ़ जिला लोक अभियोजक द्वारा आरोप पत्र पढ़ने के बाद, जिसमें आरोपी के सभी आपराधिक कृत्यों का खुलासा किया गया था, मुकदमा पूछताछ के चरण में चला गया। अकाट्य सबूतों और अपने ही बयान के सामने विकास चौधरी ने अपना सिर झुकाकर अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया। माननीय विचारक, उसने कांपती, पश्चाताप से भरी आवाज में कहा, आरोपी जानता है कि उसका अपराध अक्षम्य है। आरोपी ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार करता है।
उसने एक बार फिर उस फेटफुल रात की पूरी कहानी दोहराई। एक शराब की पार्टी के बाद घिनौने विचार आने से लेकर घुसपैठ, बलात्कार और फिर सुराग मिटाने के लिए मां बेटी दोनों की हत्या करने तक, उसका हर शब्द राजेश और वहां मौजूद अन्य लोगों के दर्द पर एक चाकू की तरह चुभ रहा था। सबसे मार्मिक हिस्सा तब आया जब विचारक मंडली ने राजेश शर्मा को पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया। राजेश आगे बढ़ा। उसके कांपते हाथों में एक तैयार कागज था, लेकिन फिर वो पढ़ नहीं सका। उसने कागज नीचे रखा और सीधे विकास चौधरी की ओर देखा, जो अपना सिर झुकाए हुए था और सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विकास, राजेश ने रोंदे गले से कहा, मैं और तू बचपन के दोस्त थे। मेरे घर में एक रोटी होती थी तो आधी तेरी होती थी। मैं दूर काम करने गया, तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, तुझे अपना सगा भाई माना, तुझसे अपनी पत्नी और बेटी का ध्यान रखने को कहा। तो फिर तूने मेरी पत्नी और बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? वो अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, आंसू बह निकले। मेरी पत्नी ने क्या गलत किया था? मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की थी, उसका क्या दोष था? तूने सिर्फ मेरी पत्नी और बेटी को नहीं मारा, तूने मुझे भी मार डाला है विकास। तूने मेरे विश्वास को मार डाला है, हमारी दोस्ती को मार डाला है, मेरी बाकी की जिंदगी को मार डाला है। राजेश के शब्दों ने पूरे अदालत कक्ष को रुला दिया। यहां तक कि पीठासीन विचारक को भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक पल के लिए अपना चेहरा घुमाना पड़ा। इसके बाद की बहस में लोक अभियोजक ने तीखे तर्क दिए, ये पुष्टि करते हुए कि विकास चौधरी का कृत्य अत्यंत क्रूर था, जो नैतिक पतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। आरोपी ने सिर्फ एक अपराध नहीं किया, बल्कि अपराधों की एक श्रृंखला की, बलात्कार से लेकर अपराध को छिपाने के लिए हत्या करने तक, और इससे भी क्रूर, एक असहाय बच्चे की हत्या। ये कृत्य दर्शाता है कि आरोपी ने अपनी सारी मानवता खो दी है। वो समाज के लिए एक विशेष खतरा है और उसे सुधारने की कोई संभावना नहीं है। इन विश्लेषणों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने विचारक मंडली से दोनों अपराधों के लिए उच्चतम दंड लागू करने का अनुरोध किया, मृत्युदंड। विकास चौधरी के बचाव पक्ष के वकील ऐसी स्थिति में जहां बचाव के लिए लगभग कुछ भी नहीं था, केवल कुछ कम करने वाले कारकों को प्रस्तुत कर सके, जैसे कि आरोपी ने ईमानदारी से कबूल किया है, पश्चाताप किया है और पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान जांच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। उन्होंने विचारक मंडली से विचार करने और आरोपी को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देने की उम्मीद की। जब अंतिम शब्द कहने का मौका मिला तो विकास चौधरी अब रो नहीं रहा था। वो खड़ा हुआ, राजेश की ओर मुड़ा और फिर घुटनों के बल गिर गया। राजेश, उसने अपने दोस्त का नाम पुकारा। मैं जानता हूं कि अब हजारों माफी मांगने से भी बहुत देर हो चुकी है। मैं तुझसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं करता। मैं बस तुझसे ये मांगता हूं कि अगर हो सके तो मेरी अज्ञानता, मेरी पाशविकता को माफ कर देना। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। बस उम्मीद करता हूं कि तू जीने की कोशिश करेगा। मुझे माफ कर दे। उसने अपना सिर ठंडे फर्श पर पटक दिया। एक देर से और अर्थहीन क्षमा याचना। विचार विमर्श के बाद विचारक मंडली ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। पीठासीन विचारक ने एक गंभीर और दृढ़ आवाज में घोषणा की कि आरोपी विकास चौधरी का कृत्य अत्यंत बर्बर और क्रूर था, जिसने एक ही समय में 2 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था, ताकि एक और अपराध को छिपाया जा सके। इस कृत्य ने पीड़ित के परिवार को एक अपूरणीय दर्द दिया है और समाज में अत्यधिक आक्रोश पैदा किया है, जिसे सबसे कठोर सजा से दंडित किया जाना चाहिए। आपराधिक संहिता 1999 की धारा 93(1)(a), (e) और धारा 111 के आधार पर आरोपी विकास चौधरी को हत्या और बलात्कार का दोषी घोषित किया जाता है। दोनों अपराधों के लिए संयुक्त सजा के रूप में आरोपी विकास चौधरी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड की सजा सुनाई जाने पर विकास चौधरी खड़ा नहीं रह सका और फर्श पर गिर गया। वह चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप उस दुखद परिणाम को स्वीकार कर लिया जो उसने खुद पैदा किया था।
नीचे राजेश शर्मा ने भी चुपचाप अपनी लाल हो चुकी आंखों को ढकने के लिए हाथ उठा लिया। न्याय हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का दर्द हमेशा के लिए बना रहेगा। मामला बंद हो गया। क्रूर हत्यारे को उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन जो त्रासदी वो पीछे छोड़ गया, वो समुदाय में एक दर्दनाक निशान बनी रही। प्रतापगढ़ के सूखे तालाब का मामला ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक दर्दनाक सबक बन गया, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पति काम के लिए दूर रहते हैं। इसने दिखाया कि कभी-कभी खतरा अजनबियों से नहीं, बल्कि सबसे करीबी लोगों से आता है, जिन पर हम थोड़ा भी संदेह नहीं करते। राजेश शर्मा ने बाद में गांव में अपना घर बेच दिया, जिसमें बहुत सारी दर्दनाक यादें थीं, और दक्षिण में रहने चला गया, विश्वासघात की राख से एक नया जीवन शुरू करने के लिए। ये मामला विश्वास और सतर्कता के बारे में एक गहरी चेतावनी है, जो दिखाता है कि करीबी दोस्ती के मुखौटे के पीछे कभी-कभी अंधेरी वासनाएं और एक शैतान छिपा होता है, जो किसी भी समय जाग सकता है और ऐसी त्रासदियां पैदा कर सकता है जिन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता। आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सब के साथ साझा